Human Development Index in India. In the backdrop of the above mentioned important indicators, the Planning Commission calculated the Human Development Index by taking the states and union territories as the unit of analysis. जितने भी अभी तक के मेंशन किए गए इंडिकेटर्स हैं प्लानिंग कमीशन जो है हमारी इंडिया के, उसमें जो है इन सब के आधार पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसको कैलकुलेट करने के लिए स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को यूनिट बनाया है एनालिसिस का. इंडिया हैज बीन प्लेस्ड अमंग द कंट्रीज शोइंग मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट. इंडिया को उस श्रेणी में रखा गया है जहां पर उन कंट्रीज के साथ जहां मीडियम तौर पे ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है. व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अमंग 172 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. अब इंडिया की क्या रैंक है 172 कंट्रीज जो है दुनिया में, उसमें इंडिया किस नंबर पे आता है. एज इंडिकेटेड इन द टेबल 3.4, केरला वाज with the composite index value of 0.638 is placed at the top rank, followed by पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हरियाणा. अब जैसा टेबल में बताया था कि केरला जो है उसका जो कंपोजिट इंडेक्स वैल्यू है वो 0.638 है, वो टॉप रैंक पे है. उसके बाद पंजाब आता है, तमिलनाडु आता है, फिर महाराष्ट्र और हरियाणा है. As expected, the states of Bihar, Assam, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Orissa are at the bottom among the 15 major states in India. ये चारों स्टेट्स जो हैं ये बॉटम में आते हैं जो 15 मेजर स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर उसके मुकाबले. There are several socio-political, economic and historical reasons for such a state of affairs. बहुत सारे कारण हैं, चाहे सोशो पॉलिटिकल का हो, इकोनॉमिक का हो या फिर हिस्टोरिकल रीजंस हो सकते हैं इस तरह की जो स्टेट्स की डिफरेंसेस हैं उनके लिए. Kerala is able to record the highest value in the HDI largely due to its impressive performance in achieving nearly 100% literacy in 2001. केरला जो है सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू जो आई है उसकी HDI में, वो इस वजह से कि उसकी परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी रही कि वहां पर जो है 100% लिटरेसी जो है लगभग 90.92% लिटरेसी 2001 में देखने को मिली. In a different scenario, the states like Bihar, Madhya Pradesh, Orissa, Assam and Uttar Pradesh have very low literacy. वहीं पर अगर तुलना की जाए और स्टेट से, खासतौर से बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम या उत्तर प्रदेश की, यहाँ लिटरेसी रेट बहुत कम है. For example, the total literacy rate for Bihar was as low as 60.32% during the same year. वहीं बिहार का लिटरेसी रेट 60.32% था उसी साल. States showing the higher total literacy rates have less gaps between the male and female literacy rates. वो स्टेट्स जहां पर लिटरेसी रेट जो है ज्यादा है, टोटल लिटरेसी रेट जो है वो ज्यादा है, तो उसमें मेल और फीमेल का जो लिटरेसी रेट है उसके बीच का गैप काफी कम है. For Kerala, it is 6.34%, while it is 26.75% in Bihar and 25.95% in मध्य प्रदेश. तो केरला में जो लिटरेसी रेट है वो मेल और फीमेल का जो डिफरेंस है वो 6.34 है, लेकिन बिहार में 26.75 है और मध्य प्रदेश में 25.95. Apart from the educational attainment, the levels of economic development too play significant impacts on HDI. एजुकेशनल अटेनमेंट की तो बात सही है, लेकिन इसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंपैक्ट होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे. इकोनॉमिकली डेवलप्ड स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब एंड हरियाणा हैव हायर वैल्यू ऑफ HDI एज कंपेयर टू द स्टेट्स लाइक असम, बिहार, मध्य प्रदेश एक्सेट्रा. अब इकोनॉमिक यानी आर्थिक तौर पर जो डेवलप स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर जो है ह्यूमन इंडेक्स जो डेवलपमेंट इंडेक्स है उसकी वैल्यू ज्यादा है अगर असम, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे स्टेट से कंपेयर करें. Regional distortions and social disparities which developed during the colonial period continue to play an important role in the Indian economy, polity and society. जो colonial period के टाइम पर जो एक तरीके से सामाजिक तौर पर डिस्पैरिटी थी या रीजनल तौर पर जो डिस्टॉर्शन जो सब डेवलप हुए थे वो आज भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी और सोसाइटी में. The government of India has made concerted efforts to institutionalize the balanced development with its main focus on social distributive justice through planned development. गवर्नमेंट जो है इंडिया की वो पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि वो जो है एक बैलेंस डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रही है. सोशल डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के आधार जो है उसका मेन जो फोकस है वो यही है कि प्लान डेवलपमेंट किया जाए, सबको सामाजिक तौर पे एक सही डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मिले, और इसी तरीके से जो गवर्नमेंट है इंडिया की वो कंटिन्यूअस कोशिश कर रही है. It has made significant achievements in most of the fields, but these are still below the desired level. कहने को उसने बहुत ज्यादा हासिल भी किया इन फील्ड्स में, लेकिन अभी भी जो है जो एक्सपेक्टेड लेवल है उससे काफी कम है. Population, environment and development. Development in general and human development in particular is a complex concept used in social sciences. जनरल तौर पर डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट खास तौर से एक बहुत ही
जटिल कहना चाहिए कॉन्सेप्ट है सोशल साइंसेस के लिए जो इस्तेमाल होता है. It is complex because for ages it was thought that development is a substantive concept, and once it is achieved it will address all the social, cultural, environmental ills of the society. ये कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि कई कहना चाहिए ना युगों से ये माना जा रहा था कि डेवलपमेंट जो है एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एक बार हासिल हो गया तो वो जितने भी सोशो कल्चरल या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है समाज के वो उन सबसे निपट लेगा. Though development has brought in significant improvement in the quality of the life in more than one way, but increasing regional disparities, social inequalities, discriminations, deprivations, displacement of people, abuse of human rights, and undermining human values and environmental degradation have also increased. यानी को डेवलपमेंट की वजह से एक जो क्वालिटी है लाइफ की उसमें काफी सुधार भी हुआ है और एक नहीं कई तरीकों से. लेकिन उसके अलावा जो रीजनल तौर पे डिस्पैरिटी है, सोशल इनइक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है, डिप्रीवेशन है या लोगों को डिस्प्लेसमेंट है, ह्यूमन राइट्स का हनन होना है या ह्यूमन वैल्यूज को जो है एक तरह से निग्लेक्ट करना है या जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, इन सब में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है. Considering the gravity and sensitivity of the issues involved, the UNDP in its Human Development Report 1993 tried to amend some of its implicit biases and prejudices which were entrenched in the concept of development. जिस तरीके से एक ग्रेविटी है, एक सेंसिटिविटी है इस इश्यू की, उसमें जो यूएनडीपी थी उसने अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1933 में एक थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करी. जो उसके एक बायस थे, एक फेवर्स चल रहे थे, एक प्रेजुडाइसेस चल रही थी जो कि अभी तक वो लेके चल रहे थे डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में. पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड द सिक्योरिटी वर द मेजर इश्यूज इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 1993. लोगों का हिस्सा लेना, उनकी सुरक्षा, ये बहुत अहम मुद्दे थे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में 1993 के. It also emphasized on progressive democratization and increasing empowerment of people as minimum conditions for human development. उन्होंने ये भी जोर दिया कि एक तरह से जनतंत्रीकरण जो होता है, लोकतंत्रीकरण, इसमें तरक्की और सशक्तिकरण जो है इसमें बढ़ोतरी हो लोगों की, और ये मिनिमम कंडीशंस में रखी गई ह्यूमन डेवलपमेंट की. The report recognized greater constructive role of civil societies in bringing about peace and human development. इस रिपोर्ट ने ये भी इस बात को भी एक तरह से पहचान दी कि जो सिविल सोसाइटीज होती हैं, सभ्य समाज जो होते हैं, वो ज्यादा कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करते हैं शांति और ह्यूमन डेवलपमेंट को सामने लाने में. The civil society should work for building up opinion, for reduction in the military expenditure, demobilization of armed forces, transition from defense to production of basic goods and services, and particularly disarmament and reduction in the nuclear warheads by the developed countries. अब ये जो सिविल सोसाइटी है ये किस चीज के लिए काम कर रहा है कि कम से कम जो है खर्चा मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे हो, आर्म फोर्सेस जो है उनका ज्यादा ना मूवमेंट हो, जो डिफेंस की जगह आप जो खर्चा डिफेंस पे कर रहे हैं उसकी जगह आप जो बेसिक गुड्स हैं उनके उत्पादन पे खर्चा करिए, सर्विसेज पे, या डिसआर्मामेंट हो, न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो है इनमें कमी आए. ये जो है डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा जो है इन सब चीजों में कमी आए, तभी शांति जो है वो लाने में कायम होगी. In the nuclearized world, peace and well-being are major global concerns. जिस तरीके आजकल न्यूक्लियर वर्ल्ड का दौर है उसमें शांति, लोगों की भलाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न्स हो गए हैं आजकल, चाहे पूरी दुनिया में. At the other extreme of this approach lie the views expressed by the neo-Malthusians, environmentalists and radical ecologists. अब जहां एक तरफ ये अप्रोच है वहीं पर जो है कुछ व्यूज ऐसे हैं जो इन लोगों के द्वारा दर्शाए गए हैं. They believe that for a happy and peaceful social life, proper balance between population and resources is a necessary condition. अब इनका ये मानना है कि अगर इंसान को जो है एक सामाजिक तौर पे खुशहाल और शांतिपूर्ण जिंदगी बनानी है या जीनी है तो उसके लिए पॉपुलेशन और रिसोर्सेज दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलना होगा. ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जरूरी कंडीशन है. According to these thinkers, the gap between the resources and the population has widened after 18th century. उनके अनुसार ये जो गैप है संसाधन और जनसंख्या के बीच में ये काफी ज्यादा बढ़ गया है 18th सेंचुरी के बाद से. There have been marginal expansion in the resources of the world in the last 300 years, but there has been phenomenal growth in the human population. बहुत ही कम जो है विस्तार हुआ है पूरी दुनिया में जो भी संसाधन है उसके अंदर पिछले 300 सालों में, लेकिन ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है.
Development has only contributed in increasing the multiple uses of limited resources of the world, while there has been enormous increase in the demand for these resources. जो डेवलपमेंट हुआ है उससे जो हमारे पास सीमित संसाधन है दुनिया में उसका कई तरीके से इस्तेमाल किया जा सके उसमें तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इतनी ज्यादा जो उसकी डिमांड बढ़ गई है इन रिसोर्सेज की उसमें बहुत ज्यादा तेजी आई है. Therefore, the prime task before any development activity is to maintain parity between population and resources. तो जो सबसे बड़ा टास्क है वो ये है कि सबसे प्रमुख कह सकते हैं कि किसी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए सबसे जरूरी है कि पॉपुलेशन और रिसोर्सेज दोनों के बीच में एक सामंजस्य बना के चला जाए. Scholar like Sir Robert Malthus was the first one to voice his concern about the growing scarcity of resources as compared to the human population. जो स्कॉलर थे जैसे कि सर रॉबर्ट मैल्थस वो पहले थे जिन्होंने आवाज उठाई थी और चिंता व्यक्त की थी कि जो संसाधन है उनकी तो कमी होती जा रही है और ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है. Apparently, this argument looks logical and convincing, but a critical look will reveal certain intrinsic flaws, such as resources are not a neutral category. अब कहने को ये जो आर्ग्यूमेंट है तर्क संगत लगता है, कन्विंसिंग भी लगता है, लेकिन अगर इसको ध्यान से समझो तो इसमें भी कुछ कमी आती दिखती है कि जो रिसोर्सेज हैं वो कोई न्यूट्रल कैटेगरी तो है नहीं. इट इज नॉट द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज दैट इज एज इंपॉर्टेंट एज देयर सोशल डिस्ट्रीब्यूशन. अब रिसोर्सेज जो है उनका अवेलेबल होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि उनका सोशल डिस्ट्रीब्यूशन. रिसोर्सेज एवरीवेयर आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. जो संसाधन है वो हर जगह समान तौर पे तो डिस्ट्रीब्यूटेड है नहीं. रिसोर्सेज rich countries and people have access to large resources baskets while the poor find their resources shrinking. अब जो बड़ी बड़ी रिच कंट्रीज हैं या जो लोग हैं उनकी तो पहुंच है इन बड़े बड़े रिसोर्सेज की बास्केट तक, लेकिन जो गरीब है उसके जो रिसोर्सेज है वो श्रिंक होते जा रहे हैं. Moreover, unending pursuit for the control of more and more resources by the powerful and the use of the same for exhibiting one's powers is the prime cause of the conflicts as well as the apparent contradictions between population, resource and development. अब एक जो कोशिश करी जा रही है, एक ऐसी कोशिश जो कभी खत्म ना हो कि ज्यादा से ज्यादा जो है रिसोर्सेज पर कंट्रोल मिल जाए. ये पावरफुल जो है लोग वो करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर जो है ज्यादा से ज्यादा अपनी एक वो दिखाना चाह रहे हैं कि हम इन संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं. यही मुख्य कारण बना हुआ है जो एक कॉन्ट्रडिक्शन बने हुए हैं पॉपुलेशन के बीच में, रिसोर्स और डेवलपमेंट के. इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन हैज बीन वेरी सेंसिटिव टू द इश्यूज ऑफ पॉपुलेशन, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम. हमारा जो इंडियन कल्चर है, हमारी जो सभ्यता है, ये काफी संवेदनशील रही है इन मुद्दों को लेकर, खासतौर से पॉपुलेशन, रिसोर्स या डेवलपमेंट, काफी लंबे समय से. It would not be incorrect to say that the ancient scriptures were essentially concerned about the balance and harmony among the elements of nature. अब ये कहना भी गलत नहीं है कि या ये कहना जो है गलत होगा कि हमारे जो पुराने जमाने के जो लोग थे वो हमेशा, जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं पुराने भी, उसमें मेनली कंसर्न किस पे दिखाया गया है कि जो बैलेंस रखी जाए, हार्मनी बना के रखी जाए जो भी एलिमेंट्स है नेचर के उसमें. Mahatma Gandhi in the recent times advocated the reinforcement of harmony and balance between the two. Even महात्मा गांधी ने भी जो है अभी के जो हाल ही के समय में जो उनका टाइम था तब उन्होंने काफी ज्यादा जोर दिया कि शांति और बैलेंस बना के दोनों के बीच में रखना है. He was quite apprehensive about the ongoing development, particularly the way industrialization has been institutionalized, the loss of morality, spirituality, self-reliance, non-violence and mutual cooperation and environment. वो काफी हद तक जिस तरीके से चिंतित थे कि जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है उसने एक तरह से उसमें चाहे मोरालिटी की बात करें, स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ रिलायंस, नॉन वायलेंस या म्यूचुअल कोऑपरेशन और एनवायरनमेंट है, इसको जो है काफी हद तक एक तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है. इन हिज ओपिनियन, ऑस्टेरिटी फॉर इंडिविजुअल, ट्रस्टीशिप ऑफ सोशल वेल्थ एंड नॉन वायलेंस आर द की टू अटेन हायर गोल्स इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज स्टेट ऑफ द नेशन. उनके अनुसार एक जो इंडिविजुअल का आत्म संयम होता है या जो सामाजिक एक संपदा है उसका जो एक भरोसा है या जो नॉन वायलेंस है, ये मेन की माने गए हैं कि जिंदगी में अगर इंडिविजुअल को हायर गोल्स को अचीव करना है या नेशन को. हिज व्यूज वर आल्सो री-इकोड इन द क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट लिमिट्स टू ग्रोथ. इनके जो विचार थे वो एक तरह से उनकी आवाज हमें जो क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट थी
लिमिट्स टू ग्रोथ, या क्यू मैकर्स की बुक थी स्मॉल इज ब्यूटीफुल, या ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट थी आवर कॉमन फ्यूचर, या फाइनली जो एजेंडा रिपोर्ट 21 रिपोर्ट आई रियो कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी हमें उनकी एक तरह से आवाज सुनने को मिली, एक तरह से विचार उनके जो है हमें इसमें भी मिले। तो ये था आपका चैप्टर, आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन।